हेलो एवरीवन, मैं गजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं मन का लाइव संपूर्ण पर। आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो क्लास 10 के बच्चों के लिए टर्म 2 जो अभी होने वाला एग्ज़ाम उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चीज़ है जो आपको 11th-12th में भी काम पड़ेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज़ जो कार्बन और उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें वो हम इस चैप्टर में लेने वाले हैं, जिसका कुछ पार्ट हम इस लेक्चर के अंदर लेंगे। तो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10 के लिए, जो टर्म 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यदि हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर यदि हम बहुत अच्छे से बात करें तो कार्बन जो है वो बिल्कुल बेसिक चीज़ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हीरो यदि आप किसी को कहोगे तो वो कार्बन को कहोगे। पूरी पिक्चर यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसका मेन हीरो है कार्बन। तो सबसे पहले हम हीरो के जीवन के विषय में ही देख लेते हैं कि इसके साथ क्या है। तो कार्बन एक एलिमेंट है, ये तो आप जानते हैं। तो इसी कार्बन की आज चर्चा होगी। तो कार्बन के पास यदि एक एक चीज़ें हम बारीकी से लें तो कार्बन का आपके सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ डिटेल्स भी लिखी हुई है। तो सबसे पहली बात करेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? तो जनरली हम जानते हैं एटॉमिक नंबर वही होता है जितने प्रोटॉन किसी भी एटम के पास होते हैं। तो इसके पास 6 प्रोटॉन हैं, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 6 होगा। अब बात करें कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में बराबर होते हैं, तो यदि अपन इसके इलेक्ट्रॉन गिनने शुरू करें तो कितने हैं? तो स्ट्रक्चर आपके सामने है, देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं और 6 ही प्रोटॉन इसके अंदर है, इसलिए इस पर कोई चार्ज तो होगा नहीं एटम पे, हम पहले से जानते हैं। अब अपन बात करें इसकी एटॉमिक मास की, तो ये 12 होता है, या मास नंबर की बात करें तो ये कितना होता है कार्बन के ऊपर? 12। अब तीसरी चीज़ है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि सेल के अंदर किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हर सेल के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली सेल जो है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखती है और उसमें ही स्टेबल हो जाती है। बाकी सेलों में ये सीक्वेंस बढ़ता रहता है, 2 8 8 8 इस तरीके से चलता रहता है। 2 8 8 18 18 32 इस तरीके से सो ऑन चलता रहता है ये सीक्वेंस। तो पहली सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे सामने कार्बन की 2 सेल बनी हुई हैं, देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहली सेल में देखो तो 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसकी पहली सेल में है। और दूसरी सेल के अंदर यदि हम इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो 1 2 3 और 4 इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरी सेल में है। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि उसके अंदर जितनी भी सेलें हैं उनमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, इसको शो करना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो आपके इसके अंदर कितने हैं? 2 और 4। अब यदि हम कार्बन की बात करें कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और भी बात बता दूं, इसमें कार्बन 14 भी होता है, 12 भी होता है। तो हम अभी जनरल बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूं C12 और 6। तो ये कार्बन की बहुत सारी जानकारी देता है ये फार्मूला या ये सिंबल। क्या देता है? इसका मतलब है जो नीचे किसी भी एटम के लिखा रहता है, ये जो नंबर लिखा होता है ये होता है एटॉमिक नंबर, और ये जितना होता है उतने ही किसी एटम में प्रोटॉन होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात करें ऊपर क्या लिखा होता है, ये जो 12 लिखा हुआ ये कहलाता है क्या? मास नंबर, या एटॉमिक मास को ये शो करता है। एक्चुअल में इसका मास जो यदि आप बिल्कुल बारीकी से कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 12.0107, इसके आधार पर आएगा। लेकिन हम यहाँ 12 लिख रहे हैं, ये टोटल एटॉमिक मास है जो पॉइंट में आपका आता है पूरा कैलकुलेशन के बाद। लेकिन हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? पूरा का पूरा पूर्ण संख्या लिखते हैं, जिससे कि हम मास नंबर बोलते हैं, टोटल नंबर लिखते हैं। ठीक, यहाँ से अब हम आगे बात करें कार्बन की। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं कार्बन के विषय में। तो हमने यहाँ क्या निकाला कि कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 4 है। अब हम इसी बात को आगे लेकर के चलेंगे। इसी के कारण अब जो आपका अगला कॉन्सेप्ट आने वाला है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। यदि आप ये कहें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेड़ है वो किसी बीज से शुरुआत हुई है, उसका बीज वाला कॉन्सेप्ट है। जो बीज होता है किसी भी चीज़ को, पेड़ को बड़ा का हम पेड़ देख पा रहे हैं, एक कोई भी चीज़ का बीज बोते हैं तब उसका हमको पेड़ मिलता है। तो उसी का जो बीज कॉन्सेप्ट है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए वो है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन।
अब ये टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है? टेट्रा से कुछ लोग समझ पा रहे होंगे, टेट्रा मीन्स 4 वैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी, संयोजकता, कुछ बच्चे संयोजकता बोलते होंगे। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, इसके लिए हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी जो हम करते हुए अभी तक देखते हुए आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकला था कार्बन का? 2-4। देखो दुनिया में हर व्यक्ति स्टेबल होना चाहता है, हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो कार्बन भी चाहता है कि मैं स्टेबल हूँ। तो एटमों के लिए केमिस्ट्री में स्टेबल होने के लिए क्या है कि एक ऑक्टेव लॉ होता है, जिसके अनुसार हम देखते हैं कि ये सब अपने बैलेंसी सेल के अंदर नोबल गैस के समान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं, सब चाहते हैं। देखो किसी भी चीज़ के लिए एक स्टैंडर्ड होता है, हमारे भी कोई आइकॉन होते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं, वो बनना चाहते हैं। तो हमारे लिए कोई किसी का स्वामी विवेकानंद हो सकता है, ठीक है, किसी का अब्दुल कलाम हो सकता है। इस तरीके से कोई ना कोई हमारे आइकॉन होते हैं, तो हम उनकी तरह बनना चाहते हैं, जीवन में वैसा चाहते हैं। तो ऐसे ही जो एटम है, जितने भी एलिमेंट हैं, ये चाहते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस की तरीके से हो जाए, क्योंकि नोबल गैस आपकी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जीवन में आप भी तो स्टेबल ही होना चाहते हैं, हम कुछ भी करते हैं ये चाहते हैं जीवन में एक स्थायिता आ जाए, स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, किसी भी तरीके से स्टेबल हो जाए। तो एटम भी ऐसा चाहता है कि मैं भी स्टेबल हो जाऊँ, तो कार्बन भी चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊँ। अब कार्बन के पास क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 है, और हर एलिमेंट चाहता है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसके समान हो जाए? नोबल गैस। तो अब देखो, तो कार्बन जो है उससे पहले जो नोबल गैस आती है वो हीलियम है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है। और फिर आप देखो हीलियम, नियॉन। फिर कार्बन के बाद जो आती है वो है नियॉन, जिसका 2-8 है, ठीक है, नियॉन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8 है। अब कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको समझ आया वो 2-4 है। या तो कार्बन चाहेगा इसकी पास की जो नोबल गैस है वो हीलियम, तो इसकी तरीके का इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाए कि मैं इस तरीके का कर लूँ। और दूसरा तरीका ये क्या चाहेगा कि मेरा नियॉन की तरीके का हो जाए। अब इसको करने के लिए वो अपने जीवन में मशक्क़त करना शुरू करता है। तो सीधी बात है, यदि ये हीलियम के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहता है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, मतलब त्यागना पड़ेगा या डोनेट करना पड़ेगा। यदि ये नियॉन के जैसा करना चाहता है, तब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 8 चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं इसको कहीं ना कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन को जुगाड़ करके लाना पड़ेगा। तो अब कार्बन इसी जुगाड़ में लग जाता है। सीधी बात है, किसी चीज़ को आपको देना है तो दे सकते हो, लेना है तो ले सकते हो। तो आदमी क्या नॉर्मली हम चाहते हैं कोई चीज़ खोने से अच्छा है कि पालें, तो कार्बन भी ऐसे ही सोचेगा कि मैं कुछ ना कुछ पालूं। अब इस खोने पाने में ये एटम कुछ ना कुछ बन जाते हैं, और वो होता है एक कॉन्सेप्ट जिसको हम बोलते हैं आयन, ठीक है। अब हम समझते हैं, कार्बन मान लो पहले पाना चाह रहा है, तो वो चाहेगा कहीं से वो 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। मीन्स ये कार्बन है, ये कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, इसको मिल जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। अभी 6 हैं, 10 हो जाएंगे, और नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर C4- चार्ज आ जाएगा। ये क्या है? इस चार्ज कहाँ से आया, इसको समझते हैं। कोई भी एटम होता है ना, ये किसी से कोई इलेक्ट्रॉन ले या इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन ले किसी से ऐड हो जाए इसमें, या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो जो स्पीसीज बनता है वो कहलाता है आयन। अब ये जो स्पीसीज़ बना ये कहलाता है आयन। अब हम समझते हैं कि आयन में क्या क्या होता है। तो ये जो आयन बना हुआ है इसके विषय में आप जानते होंगे। अब यदि मान लो कोई भी एलिमेंट M है, वो किसी से 4 या कितने भी इलेक्ट्रॉन लेता है, हमें नहीं पता कितने ले रहा है, तो मान लिया N ले रहा है, मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पर जो भी स्पीसीज़ बनेगा उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्यों आ जाता है इसको समझते हैं। अब भी हमने देखा कि हर एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर बराबर होते हैं। अब प्रोटॉन पे भी लगभग -1 चार्ज +1 चार्ज होता है, सॉरी इस पे -1 चार्ज होता है। +1 और -1 चार्ज जो होता है, तो अब ये दोनों, एक प्रोटॉन पर +1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, तो इनका टोटल चार्ज जो है दोनों एटम में बराबर अमाउंट में है, तो टोटल चार्ज एटम का हो जाता है 0। लेकिन हुआ क्या,
अब मान लो इसने अपन कार्बन के दृष्टिकोण से देखें, 4 की जगह n की जगह इसने 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए किसी से, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसने लेके आया। तो अब हुआ क्या, इसके पास प्रोटॉन कितने थे, कार्बन के पास अभी हमने देखा था 6 प्रोटॉन थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, इलेक्ट्रॉन भी 6 थे। अब इसने 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेके आ गया, तो इसके पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज 6 है और नेगेटिव चार्ज कितना हो गया, 10। तो टोटल चार्ज आएगा कि आप जानते हो प्लस का 6 है और माइनस का 10 है, तो टोटल तो -4 आएगा। इसलिए कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है और C4 माइनस बन जाता है, और ये माइनस चार्ज वाला जो आयन होता है वो कहलाता है एन आयन। ठीक है, ये जो आयन कहलाता है वो कहलाता है एन आयन। मतलब जब कोई एटम किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके बाद जो आयन बनता है या जो स्पीसीज बनता है वो एन आयन कहलाता है। पहले केस में कार्बन ने यही किया, किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लिए। अब यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि प्रोटॉन आपके पास 6 हैं और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, जनरली क्या होता है एटम में, ज़्यादा एटम के अंदर एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करके रखता है या पकड़ के रखता है। तो अब यहाँ पर देखो 6 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉनों को तो कर लेंगे, लेकिन 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना एनर्जी के दृष्टिकोण से बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात बहुत अच्छे से समझो कि 6 प्रोटॉन के द्वारा 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एनर्जी के दृष्टिकोण से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा और कार्बन जो है ये चीज़ करने में थोड़ा असफलता महसूस करेगा। तो ये एक कार्बन के सामने मुश्किल आई, तो इससे एनाइन वाला जो कॉन्सेप्ट बना उससे कार्बन को मुश्किल आई। अब हम देखते हैं कि अब कार्बन को क्या करना चाहिए। चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कार्बन को क्या करना चाहिए, तो हम देखते हैं अब कार्बन क्या करेगा। तो मतलब कार्बन ये वाले नियॉन बनने वाले कॉन्सेप्ट में तो फेल हो गया फिलहाल में, क्योंकि ये बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखें। अब हम देखते हैं कार्बन अगला क्या करता है। अब कार्बन क्या करता है, यहाँ पर देखो। अब कार्बन के पास हमने बोला था कि कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था, 2 4 था। नियॉन वाले में तो फेल हो गया। अब हीलियम क्या होता है, 2। तो अब कार्बन सोच रहा है चलो अपनी ये तो नहीं हो पाएगी, अपन कोई से ले नहीं पाया, अब दे के ही काम चलाओ। तो अब कार्बन सोचता है कि मैं 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूँ। तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देने की सोचता है, तो बात वही आ गई, कोई एटम किसी को इलेक्ट्रॉन देने की सोच रहा है। तो जब कोई एटम, कोई भी एटम हो ए, वो किसी को इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, कितने दे रहा है हमें नहीं पता, तब एक चीज़ बनती है वो कहलाता है आपका कैटायन। ये क्या है ध्यान से समझते हैं। अब कार्बन एटम है, उसने क्या किया, अपने 2 या 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए। कितने इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दिए, 4। खुद के पास 2 बचे। क्यों, क्योंकि कार्बन जो है वो हीलियम के जैसा बनना चाह रहा है, तो 4 कार्बन उसके बीच में रोड़ा बन रहे हैं, तो इनको हटाना चाहेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा। तो अब ध्यान से देखो, प्रोटॉन, कार्बन के पास जो प्रोटॉन है वो 6 हैं। इलेक्ट्रॉन पहले 10 हुआ करते थे, वो 6 हुआ करते थे, इसके लिए 6 हुआ करते थे। अब कितने बचे हैं, 2। तो इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो बचे हैं 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 6 प्रोटॉन। तो इस पे अब जो चार्ज आ जाएगा वो कैसा आ जाएगा कि इसके पास अब -2 है और प्लस का चार्ज 6 है। आप समझ गए ना, एक प्रोटॉन +1 रखता है और एक इलेक्ट्रॉन -1 रखता है। 2 इलेक्ट्रॉन -2 रखेंगे और 6 प्रोटॉन +6 रखेंगे, तो +6 -2 बराबर आएगा +4। तो इसके ऊपर 4+ का चार्ज हो जाएगा। और इस तरीके से जो आयन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो पॉजिटिव आयन बनता है उसको कैटायन बोलते हैं। तो अब कार्बन क्या बनाने की सोचेगा, कैटायन बनाने की सोचेगा। तो अब ये तो आसान तरीका है, चलो दे दिए इलेक्ट्रॉन, इसमें तो किसी से अपने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत हो जाएगी। अब ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2, और प्रोटॉन कितने हो गए, 6। अब सीधी बात है कि 6 सुपरवाइज़र 2 कर्मचारी को सुपरवाइज कर रहे हैं, तो ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है, टाइम है, सब कुछ का वेस्टेज है। मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो यही समस्या इसके साथ आएगी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी के अमाउंट की ज़रूरत पड़ जाएगी कि इसको इतना पकड़ के रखे, क्योंकि इनसे इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी कि वो पकड़ के, सीधी बात है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 6 प्रोटॉन एनर्जी लगा रहे हैं, तो ये भी एनर्जी के दृष्टिकोण से पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए कार्बन जो वो एनायन बनाने में भी असफल हो जाता है, केटायन बनाने की कोशिश करता है उसमें भी इस तरीके से असफल होने की लगता है कि यार वो पकड़ के नहीं रख पा रहा है। अब कार्बन सोचता है कि यार मैं अपना स्टेबलाइजेशन चाहता हूँ, मतलब मुझे 4 इलेक्ट्रॉन पहले तो लेना चाहिए था कोई से, वो भी मैं नहीं ले पाया, किसी को देना चाहिए था तो मैं वो भी नहीं दे पाया। तो अब कार्बन के पास तीसरा ऑप्शन बचता है, तो कार्बन क्या करता है कि अपने तीसरे ऑप्शन की ओर चलता है। तीसरा ऑप्शन वो देखता है, सीधी बात है कि जब आपको कुछ रास्ता नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं दूसरे तरीके से हम सोचना शुरू कर देते हैं। तो कार्बन सोचता है यार मैं, देखो कितने तरीके होते हैं किसी भी चीज़ की पूर्ति करने के लिए। आपको कोई चीज़ की आवश्यकता है या किसी को भी किसी चीज़ की आवश्यकता है तो उसके 3 ही तरीके, या तो उस चीज़ को किसी से लेके पूरा कर दिया जाए, या किसी चीज़ को दे के पूरा कर दिया जाए, या शेयर करके। तो लेने देने में तो कार्बन फेल हो गया, और यहाँ पे अब कार्बन करेगा शेयर। कार्बन क्या करता है कि मेरे को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो क्यों ना ऐसे कई और भी एटम होंगे जिनके साथ ये समस्या आ रही होगी। तो कार्बन क्या करता है, किसी दूसरे कार्बन एटमों से, कोई दूसरे कार्बन एटमों से या कोई अदर एटम से, जरूरी नहीं कि कार्बन से, किसी दूसरे एटम से, कार्बन के किसी दूसरे एटम से, या कोई दूसरे अदर एटम से, जैसे हाइड्रोजन हुआ, क्लोरीन हुआ, कोई भी एटम हुआ, उनसे क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेता है। किसकी शेयरिंग करेगा? 4 इलेक्ट्रॉनों की। तो यहाँ मान लो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने यहाँ 4 हाइड्रोजन देखे, तो हाइड्रोजन कोई हालत भी देखो, हाइड्रोजन भी क्या चाह रहा था, हाइड्रोजन भी क्या चाह रहा था, हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है, आपको पता है। ये हीलियम जैसा बनना चाहेगा तो इसको 2 चाहिए, इसको भी कोई देने को तैयार नहीं है। तो ये क्या करता है कि हाइड्रोजन या किसी दूसरे कार्बन एटम या किसी अन्य एटम से अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर कर लेता है। इस आधार पर हाइड्रोजन को अपने 2 एटम मिल गए, देखो हर हाइड्रोजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब कार्बन के पास भी इनने शेयर किया है, तो शेयरिंग की चीज़ का यूज़ तो दोनों कर सकते हैं। तो उस आधार पर देखो तो कार्बन को भी ये 2, 4 और ये 6 और ये 2, 8, तो कार्बन को भी अपने 8 एटम मिल गए। तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर देखें कि कार्बन को यदि किसी भी दृष्टिकोण से देखो, या तो वो नियॉन बनना चाहे या वो हीलियम बनना चाहे, कुछ भी बनना चाहे, उसको 4 इलेक्ट्रॉनों की ही आवश्यकता है, या तो लेने की, देने की या शेयर करने की। 4 मीन्स 4, तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करता है और अपनी स्टेबिलिटी को प्राप्त होता है। इस पूरे निष्कर्ष से हम ये पहुँचे कि कार्बन यदि 4 इलेक्ट्रॉन ले, दे, शेयर कर ले तो वो स्टेबल हो सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जाता है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये कार्बन की टेट्रावैलेंसी है। तो यहाँ तक आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। तो आपने यहाँ एक चीज़ और सीख ली मोरली, कि लेने देने से ज़्यादा शेयरिंग काम पड़ती है जीवन में। अब बात आती है, यहाँ आप सोचने की बात आती है, तो हमने बीज को तो समझ लिया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन को तो समझ लिया। अब बात होती है कि इसका रिजल्ट क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। हमने बीज बो दिया, तो इससे हमें क्या मिलने वाला है या इस चीज़ का यूज़ कहाँ है। तो इसी चीज़ को यदि आपको समझना है तो आप बने रहिए मन का लाइव संपूर्ण पर। अगली वीडियो के अंदर हम इसकी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से बात करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।